नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर सीमांत की आवाज़। जैसा कि हमने चुनाव के पहले दिन से ही अपना शो शुरू किया था, धारचूला का चुनावी माहौल क्या है, उसी के अंतर्गत आज क्योंकि जनता ने अपना मत दे दिया है और जिसके सर में विजय ताज सजना चाहिए वो जनता ने तय कर दिया है। उसी के अनुसार आज हमारे बीच में कई खास मेहमान हैं। उसमें हमारा पहला नाम है, आप हैं श्रीमान रुक्म सिंह बिष्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आप आज बीजेपी का अपना पक्ष रखेंगे। ऐसे ही श्रीमान गुमान सिंह बिष्ट जी हैं, अनवाल समुदाय के आप अध्यक्ष हैं, समुदाय को लेकर के अपनी बात रखेंगे। ऐसे ही श्रीमान कृष्णा गरब्याल जी हैं, आप रंगकलना संस्था के पूर्व अध्यक्ष हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज हमारे बीच में हैं। आप अपनी बात रखेंगे। और कांग्रेस से अपनी बात रखने के लिए पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं नेत्र कुंवर जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और तथ्यों के आधार पर आप बात करते हैं। ऐसे सभी मेहमानों को मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि आज चुनाव संपन्न हो चुके हैं, मैं अपना पहला सवाल आज सत्ताधारी दल से ही शुरू करना चाहता हूं। बड़े भाई अपने रुक्म सिंह बिष्ट जी हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज चुनाव संपन्न हो चुके हैं और कम से कम 66% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। तो जो वोटिंग बढ़ी है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं धारचूला नगर पालिका की सम्मानित मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से यहां पर आकर मतदान किया और बहुत अधिक मात्रा में वोटिंग हुई है। 66% से अधिक मात्रा में वोटिंग हुई है। और मैं ये कह सकता हूं कि इससे पहले भी हमारी चेयरमैन यहाँ पर रही है और जब इस प्रकार से जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ा हुआ है। और मैं ये 7 के 7 नगर वार्डों में हम अपना चुनाव जीत रहे हैं और 2000 से अधिक मतों से हम इस नगर पालिका में हमको मत मिल रहे हैं। और निश्चित तौर पर 25 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो हमारे फेवर में आएगा। ऐसे ही हमारे बड़े भाई हैं नेत्र सिंह कुंवर जी और कांग्रेस के आप बड़े नेता हैं। हम चाहते हैं कि आप भी अपनी बात रख लें। नमस्कार, मैं मानसरोवर न्यूज़ के सभी दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार करता हूं। और आज जो चुनाव नगर में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है, इसलिए मैं नगर वासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब जहां तक चुनाव की जो आज परसेंट की बात आई है, वो निश्चित रूप से धारचूला नगर सबको पता है कि ये कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ अधिकांश ज़्यादा मतदाता कांग्रेसी होते हैं। तो कांग्रेस का जो परसेंट बढ़ा है, तो ये हमारी जीत की ओर जो है हमको संकेत देता है और भारी बहुमत से हम जीतेंगे इस नगर पालिका को, ये मैं विश्वास करता हूँ। जैसा कि मित्रों, आज कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा अपना पक्ष रख दिया गया है मतदान के बाद। हम लंबे समय से कुछ बातों को कहते आए हैं और उसी बात पर हम आज भी हमारा चैनल कायम है। हम इस बात को रखना चाहते हैं जनता के बीच में, क्योंकि एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर होशियार खेर मैदान में थे। एसटी वोटों का कितना ध्रुवीकरण हो सकता है, क्योंकि इस बात को हमने पहले ही रखा था। अगर वो मत वास्तविक तौर पर वहाँ पड़ते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि बीजेपी लंबे समय से इस बात को कह रही है कि होशियार खेर के मैदान में होते ही कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन हमारा जो आकलन था उस पर हम आज भी कायम हैं, क्योंकि अगर होशियार खेर ने मजबूती से चुनाव लड़ा है तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नुकसान हो सकता है। ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञ बड़े भाई हमारे साथ हैं, किशन गरब्याल जी, वो इस पर क्या कहना चाहते हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि एसटी वोटों का ध्रुवीकरण क्या हो पाया है, बड़े भाई मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। पहले तो मैं चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने के लिए स्थानीय जनता के साथ जो पुलिस प्रशासन जितने भी लोग लगे थे उन सबको बधाई देता हूँ। और एक फ्रेंडली चुनाव हुआ और इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं और मतदाताओं ने बड़े शालीनता के साथ अपना मत दिया। जहाँ तक अब जनजातीय मतों की बात है, तो ये तो निश्चित है कि कई जनजातीय लोग कांग्रेस से जुड़े, कई लोग बीजेपी से जुड़े, जो उनके कैडर के जो वोट है वो लगभग संभवतः अपने जगह में पड़े होंगे। उसके अतिरिक्त जो साइलेंट मतदाता हैं, जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, उनमें जो है ध्रुवीकरण के बाद जो है वो तो प्रतिनिधि के ऊपर है कि वो कितने मतों को ले पाते हैं। अदरवाइज इस बार ऐसा कोई फैक्टर नहीं था कि
एसटी जो है एक ही जगह देंगे या जो है अन्य जगह देंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो मतदाताओं को कितना लुभाते हैं वो जो प्रत्याशी लड़े हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे ही एक वार्ता ये भी थी कि अनवाल समुदाय के द्वारा ओबीसी महिला को अपना बीजेपी के द्वारा टिकट दिया गया था और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अनवाल समुदाय के वोट हैं वो बीजेपी के लिए ही जा रहे हैं। तो इस पर अनवाल समुदाय के अध्यक्ष क्या कहना चाहते हैं, इससे बात को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं धारचूला की सम्रांत जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो है मत प्रतिशत जो धारचूला में इससे पहले जो है इतना कभी नहीं हुआ था, इस बार काफ़ी मत प्रतिशत बढ़ाया है। इसके लिए धारचूला के सम्रांत जनता का आभार है। लेकिन जहाँ तक अनवाल समुदाय की बात है, यहाँ पर अनवाल समुदाय की हमारी ओबीसी महिला बेला शर्मा ने टिकट मिला था राष्ट्रीय पार्टी से, तो कहीं ना कहीं एक अपनापन होके जो है उसकी ओर झुका है। लेकिन पार्टी क्योंकि अनवाल समुदाय के लोग भी जो है हर पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से भी जुड़े हैं और भाजपा से भी जुड़े हैं, तो फिर सभी के ओर जो है हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि पूरा वो किया है। लेकिन हाँ, एक महिला ओबीसी हमारे अनवाल समुदाय की है तो कहीं ना कहीं जो है उसका एक बेनिफिट तो उसको पड़ता ही है, मिले। अभी हमारे सभी मेहमानों ने अपनी बात रख ली है और मुझे लगता है कि एक बड़ा दावा जो हमारे बीच में आया, माननीय हमारे बीजेपी के बड़े भाई हैं रुकुमदा, उनने एक बड़ा दावा किया है और मुझे लगता है कि जो हमारे अनवाल समुदाय के प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं और रंगगणना संस्था के जो प्रतिनिधि हैं और राजनीति के विश्लेषक हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो आज के चुनाव में मुझे एक जो चीज़ मैं सुनना चाह रहा था वो मुझे नहीं मिल पाई है। दोनों ही प्रतिनिधि ये कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का कैडर दोनों समुदाय में है, वो वोट उनको पड़ गया होगा। तो मुझे लगता है कि चुनाव के परिणामों को लेकर अब डिबेट को हम ओपन करेंगे और मैं कांग्रेस के साथी की ओर अपनी बात को ले जाना चाहता हूं कि वो ये बताएं कि उनकी तरफ से जीत का दावा लगातार बड़ा किया जा रहा था। आज के दिन में जब मतदान संपन्न हो चुके हैं तो कांग्रेस का क्या दावा है? कांग्रेस जो अभी मतदान जो हुआ है, हमें ये लगता है कि कांग्रेस के तरफ बहुत भारी संख्या में हमारी मतदान हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा पूरे चुनाव समर में जिस प्रकार से हमारा प्रचार प्रसार चल रहा था नगर में, और जैसे जैसे प्रचार की टोलियां निकल रही थी उनमें सबसे ज़्यादा वोटर जो हमारे पार्टियों के प्रचारक बने थे। तो उन परिस्थितियों को और दूसरी पार्टियों के अगर आप देखोगे तो वहाँ पर बहुत कम लोग वोटर की संख्या में थे। और तीसरी जो मैं कहूँगा भाजपा की जो दूसरी बी टीम के रूप में जो रोल कर रहे थे, उनके पास तो कोई वोटर ही नहीं थे। जो प्रचारक थे वो गाँवों से बुला करके वो प्रचार कर रहे थे और इन्हीं के प्रचारक इधर भी जा रहे थे और उधर भी जा रहे थे। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि हम जो है चुनाव को एक तरफा जीत चुके हैं और जनता ने हमको भारी मतों से जिताने का काम किया है। कांग्रेस के द्वारा लगातार जो जीत का दावा किया जा रहा था वो बरकरार है। मैं चाहता हूं कि क्योंकि मानसरोवर न्यूज़ ने जो ये डिबेट का जो सिलसिला शुरू किया था उसमें हम सबको अपनी बात रखने का मौका देते हैं और जो हमारे मेहमान हैं वो भी विश्लेषण अभी आगे करेंगे। लेकिन मैं बीजेपी के हमारे बड़े भाई रुकुमदा से ये जानना चाहता हूँ कि आपका दावा, क्योंकि हमने पहले ही दिन से ये आकलन किया था कि धारचूला नगर पालिका कांग्रेस का गढ़ है, इस तिलिस्म को आपने कैसे तोड़ा? अगर आपका जीत का दावा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप जीत रहे हैं? देखिए, ये कांग्रेस का गढ़ बोला जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। कभी था कि यहाँ पर कांग्रेसी हुआ करते थे और अच्छे अच्छे नेता थे कांग्रेस के, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि इससे पहले भी हम चुनाव जीत चुके हैं इसी गढ़ में और निश्चित तौर पर हमारे प्रत्याशी की छवि और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यों से, विकास कार्यों से इस क्षेत्र में जो भी कार्य हुए उसके एवज में जनता ने खुलकर बीजेपी को समर्थन किया है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जीतेगी।
लेकिन कांग्रेस और बीजेपी निश्चित तौर पर, क्योंकि दर्शक भी जानते हैं, आज मैं कई लोगों से बात कर रहा था, इस बात को आगे मैं करूंगा क्योंकि चुनाव का जो मतदान हुआ उस पर हमने मतदाताओं से भी बात की, समर्थकों से भी बात की। लेकिन अब मेरा एक जो अगला प्रश्न आ रहा है वो अनवाल समुदाय के अध्यक्ष जी के लिए भी है और रंग कल्याण संस्था के पूर्व अध्यक्ष हैं, राजनीति के विश्लेषक हैं बड़े भाई। तो मैं आप लोगों से भी ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों ही समुदाय के वोटों के आधार पर कहीं ना कहीं अनवाल समुदाय के वोट पर बीजेपी ने दावा किया, बड़ा दावा किया सबका। ये अभी भी क्योंकि मतदान जो पैक हो चुका है वो खुला नहीं है, तो इसीलिए अनवाल समुदाय पर अभी भी बीजेपी ये कहती है कि कम से कम 90% वोट उनको पड़ेंगे। और रंग कल्याण संस्था के जो पूर्व अध्यक्ष हैं हमारे बड़े भाई किशन दा होशियार खैर, जो निर्दलीय जो प्रत्याशी थे, उनका दावा है कि कम से कम 60 से 65% वोट उनको पड़ने जा रहे हैं। अगर ये सब चीज़ सही हो रहा है तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि चुनावों का जो समीकरण है, क्योंकि दोनों कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो बोल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि चुनाव और बदलने वाला है। तो इस पर आप लोग क्या कहेंगे? गुमानदा से फिर किशनदा की ओर ये बात जाए। देखिए, यहाँ पे जो त्रिकोणीय मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला में ये भी कहना इतना आसान नहीं है या फिर जल्दबाजी भी हो सकती है, क्योंकि पूरे ही परसेंटेज जो भाजपा में जाए या कांग्रेस में जाए या निर्दलीय में जाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि अनवाल समुदाय का ज़्यादा परसेंटेज जो है भाजपा की तरफ जाएगा। क्योंकि भाजपा की तरफ इसलिए जाएगा क्योंकि वहाँ की जो प्रत्याशी है एक ओबीसी महिला है जो अनवाल समुदाय से आती है, तो नेचुरली स्वाभाविक तौर पर जो है उस महिला के प्रति जो है अनवाल समुदाय का एक सहानुभूति भी रहता है, और जो है अपनी महिला प्रत्याशी है तो इसलिए जो है अनवाल समुदाय का, क्योंकि जो पार्टी से जुड़े हैं तो मैं समझता हूँ कि वो वोट नहीं पड़ेंगे, लेकिन और जो है अनवाल समुदाय के वोट जो है उसमें पड़ेंगे भाजपा में। देखिए, ऐसा है जैसे अभी गुमान भाई बोल रहे थे, किसी महिला कोई अपने समुदाय से महिला तो नेचुरली उसमें लोगों का झुकाव होना स्वाभाविक बात है, और ये इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। राजनीतिक पार्टियां भी जातिगत आंकड़ा लेके ही टिकट देती है, तो ये ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। इसमें कई समुदाय के लोग हैं जो ओबीसी में आते हैं, तो हर पार्टी अपना राजनीतिक योजना बना के टिकट देती है, वो अलग बात है। और जहाँ तक जनजातीय वोटों की बात है, तो हर लोग लगभग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, तो वो अपने कैडर के लोग तो अपने वोट में देंगे। और पढ़े लिखे समाज के लोग, आजकल के लोग मतदाता जागरूक हैं, तो वो जो है अपने एक मुश्त एक जगह जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, नेचुरली जब एक जनजाति का व्यक्ति अपने धर्मपत्नी को लड़ा रहे, तो जो उनका जो एक आम जो जनता का है उसके कुछ लोगों के वोट जा सकता है, लेकिन जो कैडर के वोटर वो तो अपनी जगह स्थिर रहेंगे। तो हमें लगता है कि बहुत मजबूत स्थिति शायद न मिले। देखिए, आपने बोला कि ग्वालगांव वार्ड और शिव मंदिर वार्ड बड़े वार्ड हैं, और जिस वार्ड में जो ग्वालगांव वार्ड की आप बात कर रहे हैं कि जहां ग्वालगांव वार्ड के वोट जाएंगे वो प्रत्याशी जीतेगा। और ये बात सही है कि ग्वालगांव वार्ड के जो वोट हैं पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, और इस बार उससे अधिक मत हम ग्वालगांव वार्ड से ले रहे हैं। और शिव मंदिर वार्ड में हमारा एक तरफा है, अन्य वार्डों में भी हम जीत रहे हैं। अपने मित्र कांग्रेसी भाई ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो भी कांग्रेस के लोग व्यक्ति हैं और कांग्रेस पृष्ठभूमि के कांग्रेस पार्टी के हैं, और कांग्रेस के वोट सीधे सीधे डिवाइड हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वोट कैडर है वो अपनी जगह है, और जो न्यूट्रल वोट थे और उन वोटों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर था, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूत बहुमत लेके आई है। अपने कौन है अपने बड़े भाई नेतृत्व से ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी और मेरी चुनावी समर में कई बार बात हो चुकी है, समीकरण को लेकर भी, टिकट को लेकर भी ये बात हमारी हो चुकी है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बड़े भाई, क्योंकि जो बात रुकुमदा ने अपनी कह दी है उस पर आप क्या कहते हैं? क्योंकि मैंने 2 बूथों का जो बड़े बूथ हैं
उसका विश्लेषण मानसरोवर न्यूज जैसा हमारा आकलन है वो मैंने बोल दिया। वोटों का अंतर अभी हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि हमारा ये शो आगे भी जारी रहेगा। लेकिन आप ये बताइए कि क्या जो आपके दावे, आपकी और मेरी जो व्यक्तिगत वार्ता हो रही थी, आप उस पर कायम हैं और रुकुमदा की बात पे आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि आपने कहा कि 2 वार्डों की बात की और हमारे भाजपा के साथी ने बोला कि हम इस ढंग से पहले भी ग्वालगांव वार्ड जो है भारी अंतरों से हमने जीता। मैं निश्चित रूप से इस बात को स्वीकारता हूँ। इस बात को स्वीकारने का कारण है कि पहली जो कैंडिडेट जो भाजपा की थी वो ग्वालगांव वार्ड से थी और ग्वालगांव वार्ड से जो मत उनको पड़ा, निश्चित रूप से वहाँ का एक ध्रुवीकरण हुआ है और उस ध्रुवीकरण का नुकसान कांग्रेस को हुआ है। ये हम जानते हैं सब। पिछले चुनाव की जो बेला वो हुई है। अभी हमारा जो कहना है ग्वालगांव वार्ड का ध्रुवीकरण भी इसी ढंग से होगा और भारी अंतरों से होगा, क्योंकि इस पिछली बार तो ग्वालगांव के 2 कैंडिडेट हमारे थे, भाजपा के भी वहीं के थे और कांग्रेस के भी वहीं के थे, तो वहाँ वोटों का डाइवर्जन हुआ था। लेकिन अभी का जो चुनाव है ग्वालगांव वार्ड हम करीब करीब 80% से ऊपर के अंतर से हम जीत रहे हैं। और जहाँ तक बात आती है शिव मंदिर वार्ड की, शिव मंदिर वार्ड में भी हम जो है बराबरी के उसमें पिछली बार भी थे और इससे जी ज़्यादा अभी हम क्यों ज़्यादा जाएंगे, इसका कारण है क्योंकि जो नया वोटर शिव मंदिर वार्ड का है, जो नया वोटर है, निश्चित रूप से भाजपा की तरफ अभी तक का जो इतिहास है गया है, वो जो नया वोटर है, जो इन्होंने जो समीकरण लगाकर जो तीसरी टीम जो हमारी कांग्रेस के ही प्रत्याशी को खड़ा करने का प्रयास किया था, इनके जो राजनीतिक जो इनकी मंशा थी कि कांग्रेस के प्रत्याशी को खड़ा करके हम हमारे वोटरों का जो है सेंधमारी करेंगे, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुए। बल्कि इन्हीं के जो शिव मंदिर वार्ड के जो ये नए वोटर थे वो शिफ्ट करके, जो लड़के नाराज थे, जो युवा नाराज थे, वो तीसरी पार्टी की तरफ वो गए हैं। उससे हमको कोई नुकसान नहीं हुआ, उससे हमको बेनिफिट हुआ है। से दावे हम सुन चुके हैं। अभी और कई सवाल हैं जो हम दोनों लोगों से पूछेंगे। लेकिन मैं किशन दा, क्योंकि इस क्षेत्र की राजनीति को और रंग समुदाय को बहुत अंदर से आप जानते हैं, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये जो बीजेपी और कांग्रेस के जो ये दावे हैं, क्या आपको लगता है कि एसटी वोटों का ऐसा ध्रुवीकरण हुआ है कि जो ये दोनों के दावे सही साबित हो सके? नहीं, ये बात सही है कि नगर पालिका धारचूला में एसटी वोट बहुत ज़्यादा है। लगभग जो है एसटी वोट ही जीत हार को निर्णय परिभाषित करेगी। लेकिन यह है कि अभी जो मतदान का प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा है और शायद धारचूला में पहली बार इतना ज़्यादा वोट पड़ा, तो ये जो है दोनों पार्टियों के लिए खतरा ही है। तो दोनों पार्टियों ये ऊँट किसी भी करवट बैठ सकता है और इसमें जो है नए मतदाता का रुझान जो है एकदम पता लगाना आजकल संभव नहीं है। और इस चुनाव में आप लोगों ने भी देखा, सभी ने बहुत कई फैक्टर्स थे जिसमें लोगों ने अलग अलग मुद्दों को लेके आए। तो ये जो है अभी जो है चुनाव अनिश्चितता में है। जैसे पहले होता था कि कुछ सीमित वोट पड़ते थे तो एक आंकलन लग जाता था, तो अभी जो और फिर आप लोग भी देखेंगे तो जब भी राज्य में या देश में जब भी चुनाव होता है, जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो फिर चुनाव परिणाम एकदम ही विपरीत हो जाता है। तो ये दोनों पार्टियों के लिए एक चिंता का विषय तो है। आपने अच्छी बात की, लेकिन क्या होता है कि कई बार जब वोट का प्रतिशत बदलता है सरकार के लिए, तो कई बार ये होता है कि वो सत्ता पक्ष के लिए ही समर्थन होता है। लेकिन क्या धारचूला में एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है? रुकुमदा सिंह में ये मेरा ये सवाल है, क्योंकि पिछले 5 साल आप ही इस नगर पालिका में थे। क्या ये जो बड़ा मत का प्रतिशत है, क्या आपके लिए घातक हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ाया है, घर घर जाकर मतदाताओं को लाया है और सरकार की नीति जनता तक पहुंचाया है। और मतदान इसलिए बढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी के विगत 5 सालों में जो काम हुए, राज्य सरकार केंद्र सरकार ने यहाँ के क्षेत्र के लिए जो काम किया, उसके एवज में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे मौका देने के लिए यहाँ की जनता उमड़ी हुई है। इसलिए पूरा जो प्रतिशत मतदान का है वो भी बढ़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मतदान आज जो भी जुड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख है। और जैसे अपने मित्र ने बोला कि जो युवा टूटकर तीसरी जो निर्दलीय प्रत्याशी में गए हैं, और ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी का कोई एक बॉर्डर नहीं टूटा, लेकिन हमने जोड़े हैं और निश्चित तौर पर हम नंबर 1 में रहेंगे।
बीजेपी के दावा तो लगातार बना हुआ है, लेकिन मेरा अगला सवाल आ रहा है अनवाल समुदाय के अध्यक्ष जी के लिए, क्योंकि आप खुद ही इस बात को मान रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों जगह ये समर्थक समुदाय के हो सकते हैं। तो इस बात का कैसे दावे को हम ये मजबूत माने कि बीजेपी की तरफ ही अनवाल समुदाय के वोट डाइवर्ट हुए या वो वोट हमको पड़े मतलब कि बीजेपी को, कैसे? ये स्वाभाविक है क्योंकि बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं अनवाल समुदाय की महिला है और अनवाल समुदाय किसी भी उसमें अगर कोई प्रत्याशी अपने क्षेत्र या अपने उसका होता है तो उसकी ओर झुकाव जो है किसी भी समुदाय या उसका रहता है। तो इसमें कोई मतलब चौंकने वाली बात भी नहीं है क्योंकि भाई महिला हमारे अनवाल समुदाय की है तो जो है उसका उसकी ओर झुकाव रहना भी स्वाभाविक है। तो इसलिए जो है उसका मत अनवाल समुदाय का उसकी ओर रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे जो है इस समय जो यहाँ ये शिव मंदिर वार्ड से जो आपने एक जीत का वो किया तो उसका भी कारण ये है कि एलधारा का जो है कुटी के ग्राम को जो है एलधारा के उसको जो है मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने बचाया है, उसको आगे किया है। तो इसी उसमें जो है एलधारा के उससे भी जो है शिव मंदिर वार्ड का हमारा जो ये मतलब भाजपा का या उनका जीतना स्वाभाविक लगता है कि वो इस उससे भी बढ़ सकता है उनका वो। अभी के समय के अनुसार, क्योंकि गुमानदा अभी भी अपनी बात पर कायम है, उनको लगता है कि बीजेपी ने एक अनवाल समुदाय की महिला को टिकट दिया था और वोट अभी भी उनको लगते हैं कि शिफ्ट हो रहे हैं। और किशन दा अपनी बात को बिल्कुल तीखे तौर पर रख रहे हैं और वो पुराने आत्मीय संगठन के अनुसार भी जानते हैं कि वोट कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन मेरा अगला सवाल आप दोनों के लिए आ रहा है कि इन परिस्थितियों में, जबकि ये मेरा सवाल इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भूपेंद्र थापा की जीत को लेकर के मैंने कई लोगों से बात की थी। कई लोगों को ये लगता था कि अगर ये सीधा मुकाबला अगर बीजेपी कांग्रेस का या शशि थापा या बेला शर्मा का होता तो बीजेपी एक तरफा जीत सकती थी। कई लोगों ने मुझसे वार्ता में ये कहा कि भूपेंद्र थापा का जो कई पुराना काम था और जो उन्होंने काम किया था वो आज भी काम करता है और अभी भी कांग्रेस कई दिक्कतों के बाद भी चुनाव जीत सकती है। तो मेरे इस प्रश्न को आप कैसे देखते हैं कि भूपेंद्र थापा की छवि को आप कैसे देखते हैं चुनाव में, क्या उसका असर हो सकता है या नहीं? देखिए ऐसा है, नेचुरली किसी भी राजनेता को ये करना ही चाहिए, यदि चुनाव लड़ना तो तैयारी करनी चाहिए। तैयारी कैसे होगा? जनता के बीच में जाके। ये बात ठीक है कि भूपेंद्र थापा जी लगभग हर कार्यक्रम में हर जगह पहुंचते हैं, ये बात ठीक है। और जो है ये राजनीतिक, क्योंकि लगभग 14 साल मैंने मीडिया में काम किया है तो मैंने उस समय रीड किया कि कभी कभी ज़्यादा पॉपुलर होना भी नुकसानदेह होता है, क्योंकि कई बहुत ज़्यादा जो नेता जितना बड़ा विख्यात होगा तो उसके विरोधी भी उतने ज़्यादा होते हैं। तो ये जो है एक माइनस पॉइंट, विरोधी भी उनके कुछ लोग हैं। कई लोग राजनीतिक विद्वेष के कारण भी होते हैं, कई लोग प्रतियोगिता को देखते हुए भी विरोध करते हैं। लोग दूसरा पक्ष जो बेला शर्मा का है उनमें ऐसा कोई, क्योंकि वो महिला एक आम गृहिणी है और जो है सीधे सीधे घर से निकले, वार्ड सभासद थी, सभासद की तैयारी कर रही थी और जैसे सीटों का परिसीमन हुआ फिर भाजपा ने उनको टिकट दिया। तो उनका ऐसा कोई विरोध फैक्टर नहीं है। हालांकि ये भी है कि कोई भूपेंद्र थापा जी की तरह बहुत ज़्यादा बेला शर्मा जी पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन जब उनका विरोध भी नहीं है तो दोनों पक्ष जो है अपने आप में मजबूत है। तो इसलिए जो है जो साइलेंट वोटर है, मैंने पहले भी कहा था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किस ओर मुड़ता है। और ये पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे काफ़ी तेज तर्रार और कांग्रेस के युवा नेत्री थे, लेकिन उसके बावजूद एक आम गृहिणी जिसको किसी ने जाना भी नहीं, राजेश्वरी देवी, उसको जनता ने चुन के भेजा। तो ये जनता का मूड समझना बड़ा टफ है। तो जो है अब वो जो है, हालांकि परसों बहुत नज़दीक है, परसों को रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। अभी दोनों तरफ मैं तो ये कहूँगा कि खतरे की तलवार दोनों तरफ लटकी हुई है और एक ऊँट किसी भी करवट बैठ सकती है। देखिए ये अब त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला में बिल्कुल किशन दा का कहना बिल्कुल सही है कि किसी को भी अभी हम निश्चित रूप में या फिर हम ये बोलते हैं कि ये जीत के जा रहा है, ये अभी बोलना जल्दबाजी होगा क्योंकि सब ने मत अपने अपने दे दिए हैं और मत जो है बॉक्स में बंद हो चुके हैं। अब इसका जो है ज़्यादा दूर नहीं है, परसों इसका आ जाएगा निर्णय।
लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार का जो मत का वो है प्रतिशत बहुत कम रहेगा आंकड़ा जीत हार का। और उसमें देखो जिसकी राजयोग बोले या फिर जो है वो उसको कुर्सी के लिए जो है आएगा, तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है। वार्ता को अब हम ओपन करते हैं जनता के लिए भी, और इस बहस को हम आगे ले जाएंगे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। मैं अब रुकुमता से मेरा अगला सवाल ये रहेगा, क्योंकि आप बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं, 5 साल बीजेपी का अध्यक्ष यहाँ पे रहा, और इस पूरे चुनावी अभियान में जैसे कि जनता के बीच में भी रहा और जो बातचीत रही, आपने जो आप जिसका दावा करते हैं कि 5 साल में बीजेपी ने अच्छा काम किया, तो 5 साल के कार्यकाल के बाद जो चुनावी सभा बीजेपी की हुई और मतदान के दौरान भी बीजेपी की जो पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष हैं राजेश्वरी देवी और उनके श्रीमान मोहन जी, उनकी भूमिका कहीं देखने को नहीं मिली। और दूसरा मेरा प्रश्न ये आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीत का दावा कर रही है, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि नगर में फिर आपको जनता वापस कर रही है? देखिए, ये बात आप पूछ रहे हैं कि पूर्व पालिका अध्यक्ष ने प्रचार में हिस्सा नहीं लिया, ये गलत बात है। ये जनता के लिए, ये जनता के लिए, उन्होंने मैं नहीं। पूरा काम किया, प्रचार में घूमी 9 गांव से लेकर सब जगह, उसके वीडियो देखिए, आप फोटो देखिए, उनके पति ने काम किया। बीच में उनके मायके में कोई हादसा हो गया था, तो इस बीच में वहाँ चले गई थी, कल यहाँ पे पहुँची और आज आई, मतदान करा उन्होंने। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब पालिका अध्यक्ष का क्या विरोध है, बेला शर्मा जी एक सीधी सादी गृहिणी हैं और उनका क्या विरोध है। और ये बात भी एक मेरे समझ में नहीं आती है कि कांग्रेस वाले बोलते हैं कि भूपेंद्र थापा जी ने बहुत काम किया, ये किया वो किया, लेकिन भूपेंद्र थापा जी प्रत्याशी नहीं है ना। अब दूसरे के नाम से वोट मांगने में और उसमें तो बहुत अंतर है। अब उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया, लेकिन भूपेंद्र थापा नहीं किया, लेकिन जो प्रत्याशी उन्होंने तो कुछ किया नहीं। मेरा और नहीं देखिए, आप बेला शर्मा ने एक सभासद होते हुए काफ़ी काम किया और उसका कोई विरोध भी नहीं है, उसका भी नहीं है, लेकिन बेला शर्मा ने अपने पति के नाम से या किसी के नाम से वोट नहीं मांगा। और ये बात मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रत्याशी महिलाएं हैं और जो पति है वो नेता बन के घूम रहे हैं, दावा कर रहे हैं मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा। अरे भाई, कहाँ क्या करोगे आप? उस कुर्सी में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नगर पालिका का जो नियम है उसमें अगर पति हस्तक्षेप करता है पंचायतों में तो उसमें दिक्कतें विवाद है। तो इसलिए ये निश्चित तौर पर ये बात है कि काम यहाँ काम किया, भाजपा ने काम किया, यहाँ कोई बेला शर्मा के पति ने काम किया या किसी ने पार्टी का नेता ने काम किया, ये नहीं मानते हैं। हम मानते हैं भाजपा ने काम किया और भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, उस प्रत्याशी को यहाँ की जनता ने काफ़ी समर्थन दिया है और हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन राजू, आपने अच्छा जवाब दे दिया है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि अगर आपने 5 साल पहले काम किया था, क्योंकि अब तो मतदान हो चुके हैं, अब क्योंकि जनता को रुझाने का कोई बात है नहीं, लेकिन मैं ही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर 5 साल पहले हमने काम अच्छा किया था, तो फिर क्यों मंचों पर उनको दूर रखा गया? एक मेरा आप सवाल सुनिए, एक बार मेरा सवाल मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा जब वो आउट ऑफ स्टेशन थी, किन्हीं कारणों से गई है, वो आपकी बात सही है। उसको यहाँ पे स्टेशन में ही नहीं है। नहीं, आप मेरी बात नहीं, आप बोल रहे हैं वो ठीक है, आप बोल रहे हैं कि भाई मंचों से दूर रखा। उनके मोहन भाई यहाँ पे थे, काम में लगे हुए थे, अब वो महिला वहाँ गई थी और ऐसा कोई बात नहीं था कि किसी को मंच में दूर रखा। नहीं, आप जनता हम तो उनकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी बोल रही कि सबसे बड़े काम अगर हुए तो इन्हीं चेयरमैन के कार्यकाल। देखिए, आपके पास वो कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि आपको उनका बचाव करना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 साल आपका ही शासन रहा है ना, बीजेपी ही रही। लेकिन जब आप उन बड़े कामों की बात करते हैं, क्योंकि आपकी बात की बात, क्योंकि हम ये पहले डिबेट कर चुके हैं और उन सवाल जवाबों में जनता का जो मुझे फीडबैक आया, लोगों का ये कहना था कि जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे थे, आप ही बैठे थे, तो लोग ये कहते हैं कि जब आप एलधारा गिनाते हैं, जब आप तटबंध गिनाते हैं,
जब आप बस हमारा टर्मिनल गिनाते हैं और ऐसे जब भी आप बड़े काम गिनाते हैं तो जनता ये कहती है कि ये तो सरकार ने किया, ये काम तो पुष्कर धामी ने किया, तो ये पुष्कर धामी का चुनाव तो है नहीं, जनता ये कहती है। तो जनता का कहना ये है कि नगर पालिका के अंदर, क्योंकि बात ये होती है कि जब नगर में चुनाव आ जाते हैं तो वो वार्ता ये है कि आपने नगर की जनता के लिए रोड बनाया कि नहीं, जनता के लिए आपने नाली बनाया कि नहीं, जनता के लिए आपने सीसीटीवी कैमरा, जो आपने वादे किए थे नहीं वो नहीं, काम। मैं बता रहा हूँ तो जो मैं हमने आपको ये 5 कह रहा हूँ, साल पहले मैं आपको ये जब कह रहा हूँ, हमने 5 साल पहले नहीं, चुनाव में आए नहीं, थे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी विफलता को, मतलब कि 5 साल की जो राजेश्वरी देवी जी की जो कार्यकाल था उसकी विफलता को छुपाने के लिए क्या आप पुष्कर धामी जी को आगे करते हैं? ये जनता नहीं, कहती है। ये आप, मैंने पहले ही बोला कि राजेश्वरी एक व्यक्ति है, लेकिन ये यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ये नियम है कि कोई व्यक्तिवाद यहाँ पे नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किए, हमने वादा किया था, हमने जो जो वादे किए थे पिछले 5 सालों में भी वो सब हमने पूरे करे हैं। हमने स्ट्रीट लाइट लगाई है, सीसी कैमरे लगाए हैं, गौ सदन हमने बनवाया है, वहाँ भेजा है, और उसके अलावा भी यहाँ पर कितने लोगों को मकान मिले हैं, और काफ़ी काम इस नगर के जनता के लिए किया है। और बड़े काम भी जो किया हमारी सरकार ने किया। देखिए, आप इस बात में आ रहे हैं कि भाई नगर पालिका, ठीक है नगर पालिका है, लेकिन नगर पालिका कोई इतने बड़े काम नहीं कर सकती है। नगर के अंदर रिंग रोड नहीं बनाएगी, हमने उसकी टेंडर लगवा दिए हैं। और ये सुरक्षा दीवार नगर के लिए था, वो नगर पालिका का अध्यक्ष नहीं कर सकते, हमने वो भी कर दिया। और उसके अलावा एल धारा की ये बात सब जानते हैं, यहाँ पे रोडवेज का बस स्टैंड बन गया है, और ITI जो हमारे बेरोजगार बच्चों को उसको पिथौरागढ़ जाना पड़ता था, अब उनके लिए यहाँ पे भवन बन गया है, अब यहाँ कक्षाएँ चालू हो जाएंगी। और इससे बड़ी बात, जो नगर पालिका में 20% 50% लोग रहते हैं ST समुदाय के लोग, उनके जो माइग्रेशन गांव है वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जाकर उन्होंने वाइब्रेट विलेज की घोषणा करी। वहाँ पे शिवधाम की मतलब वो शिवधाम के स्थापना हो रहा है, और आदि कैलाश का जो संचालन हुआ, ओल्ड लिबू पास यहाँ हमारे पब्लिक को दिखाया जा रहा है, कैलाश मानसरोवर दिखाया जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कैलाश मानसरोवर का जो व्यापार है और यात्रा वो खुलने जा रहा है। और जब भारतीय जनता पार्टी कोई भी बात रखती है तो अपने पार्टी के नीति से, और जो हमने काम किए हैं, वादा जो हमने किया था वो हमने पूरा निभाया, इसलिए हम इस दावे के साथ दोबारा आ रहे हैं यहाँ पर नगर पालिका। जो आपकी बात आपने रख दी है जनता के बीच में, लेकिन आपके इन्हीं सवालों के बीच में एक और आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। मैं फिर कांग्रेस के हमारे बड़े भाई उनके पास भी जाऊँगा। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लीडर आज की डेट में बीजेपी नरेंद्र मोदी जी को ही सबसे बड़ा नेता मानती है। आपका दावा है कि विश्व की भी वो बड़े नेता हैं। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे यही आ रहा है, मैं जब ये कहता हूँ, इस बात को अपनी दोहराता हूँ कि ये धारचूला का कांग्रेस का गढ़ है, मैं उस बात को अपनी मजबूत करते हुए आपसे कहना चाहता हूँ कि गुंजी में जब मोदी जी आए और वो बूथ आप लोकसभा में नहीं जीत पाए, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? आप क्यों कहते हैं कि आप काम कर रहे हैं और आप जीतेंगे? नहीं, लोकसभा के चुनाव अलग हैं। नहीं, और मैं ये कह रहा हूँ लोकसभा के चुनाव अलग हैं। उन्हीं उसी प्रश्न में मेरा ये जवाब, और मतलब मेरा प्रश्न और नगर पालिका के चुनाव अलग हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, सुनिए। देखिए, ऐसा है, आप गुंजी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं गुंजी क्यों कर रहा हूं? आप आंकड़े दिखाइए। नहीं, मैं गुंजी, मैं आप हार गए ना। नहीं, आप जीते तो नहीं। लोग कितने वोट पड़े गुंजी में? मतलब बताइए। आंकड़ा जो भी है, गुंजी का बूथ बीजेपी नहीं जीती। जब आपके दावे के अनुसार भारत के सबसे लोकप्रिय नेता गुंजी में आए थे, क्योंकि मैंने उस कार्यक्रम को कवर किया था, मोदी जी आए थे, उन्होंने कई विकास कार्यों की घोषणा भी की, लेकिन लोकसभा चुनाव में आप गुंजी हार गए। मतलब आप एक वोट से भी हारे। आप जब आंकड़े पूछते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि आप एक वोट से भी हारे। मैं नहीं मानता इस चीज को। नहीं, आप तो हारे ना। नहीं, अब ऐसा है, देखिए, अब उसमें गुंजी यहाँ पे लोकसभा की बात आप ला रहे हैं। नहीं, मैं नगर पालिका का नहीं, आप लोकसभा की बात ला आप रहे जब हैं। बीजेपी कह रहे हैं, आप नहीं, बीजेपी का दावा कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। एक बात बताइए, अगर देश में हमारी राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार, बात सुनिए, नहीं, आपकी जो बात विकास कार्य होंगे
तो वो तो सरकार ही करेगी ना। आपकी बात कोई विपक्ष में बैठा आदमी तो नहीं कर पाएगा या कोई निर्दलीय नहीं कर पाएगा। आपके भाषण में इनकार नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई उनकी बातों को, उनकी नीतियों को, नहीं, भाजपा की नीति भी लगेगी ना यहाँ पे। मैं भाई हमारा विजन है 2047। नहीं, मेरी एक बात 2047 की जो विचारधारा है वो विकसित भारत बाद में होगा। उस विचारधारा में यहाँ भी लागू होता है। यहाँ भी वही पब्लिक है। मेरा प्रश्न उससे जुड़ा था। यहाँ भी वही पब्लिक है। मेरा इसलिए जो है जी ये भारतीय जनता पार्टी का मेरा सवाल, विकास तो फिर सरकारी करेगी ना, इसलिए हम बोल रहे हैं उनको। मेरा सवाल उसी से मोदी जुड़ा। जी ने किया नहीं, और जो विकास काम किए, जो यहाँ ये विकास के द्वार खोले। नहीं, मेरा सवाल हाँ। वहीं से जुड़ा है। आप जो कहते हैं सही कहते हैं, क्योंकि आज हमारी जो डिबेट है वो नगर पालिका चुनाव का मतदान समाप्त हुआ है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही है। मेरा सवाल तब आगे बढ़ जाता है जब आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, आप जब विकास कार्य और भी गिनाते हैं, तब मैं उसी सवाल को, क्योंकि मैं जब ये दोहराता हूँ कि कांग्रेस का गढ़ है धारचूला, तो उसी के साथ में गढ़ था, अब नहीं है। नहीं, ये तो अब ये 25 गढ़ तारीख था, को तय अब होगा। नहीं है। ये 25 तारीख को तय ये होगा। कांग्रेस यहाँ पर बिगड़ चुकी है। ये 25 तारीख को तय होगा। बागी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप गढ़ कैसे मानते हैं? तो मैं इसी सवाल को अब हमारे बड़े भाई हैं कांग्रेस की तरफ ले जाता हूं। आपके लिए भी कुछ कठिन प्रश्नों को ले जाता हूं, क्योंकि बीजेपी का ये दावा है कि आपका गढ़ पूरी तरह से टूटने वाला है, और क्या आप अपने गढ़ को बचा पा रहे हैं? तो बीजेपी वालों का दावा है, ये खोखला दावा है, क्योंकि जनता ने जो मत प्रतिशत बढ़ाया है, तो उससे आप ये साफ समझ सकते हैं कि जो मत प्रतिशत बढ़ा है पिछले कई चुनावों में से, तो इसका मतलब भाई इन्होंने जो इनको जो हराने के लिए मत यहाँ पर बढ़ाया है। क्योंकि इनके 5 साल के, देखिए इनके कहने के अनुसार ही आप इस बात को समझ सकते हैं, 5 साल पहले ये सत्ता में थे, इनकी चेयरमैन, जब ये आपने पूरा क्या कहते हैं प्रचार प्रसार देखा होगा, भाई महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। वो भी एक हमारी दलित समाज की महिला को मौका मिला था, चेयर में बैठी थी, इन्हीं की मंत्री जो दलित समाज से ही हमारी कैबिनेट मंत्री भी हैं। जब वो रैली में आती है तो भाई जो पूरा निवर्तमान चेयरमैन होता है उसका एक अपना क्षेत्र में काम करने का एक तरीका होता है, वो उसको बताने का वो मौका होता है। 5 साल बाद अपने क्षेत्र में जाता है तो अपने 5 साल की उपलब्धियों को जनता को बताता है, और उसका जो मंच से और जो प्रचार प्रसार में न लेना एक प्रकार से धारचूला का ही नहीं, महिला सशक्तिकरण के नाम से एक कोरा झूठ है भाजपा का, और महिलाओं का ये अपमान है। तो भाई ये तो चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन जनता ने इस बात को बहुत गहराई से रीड किया है, तभी ये जनता का परसेंट बढ़ा है। जनता ने इस बात को मान लिया है कि भाजपा जो है महिला सशक्तिकरण करती नहीं है, बल्कि महिलाओं का शोषण करती है, महिलाओं का सम्मान करते हैं। आज वही तो करो, महिलाओं का सम्मान आपने किया कहाँ बताओ? जो महिला 5 साल निवर्तमान हमने आरक्षण रखे हैं, चेयरमैन महिलाओं के लिए उसको मंच में नहीं बिठा सकते हैं, आप बताइए। जब वो यहाँ नहीं है, चरित्र है ये, देखिए ना, जब यहाँ नहीं है, जब उससे पहले भी सभा हुई थी तो उन्होंने हमने मंच में बिठाया ना। आप वो फोटो भी देखिए, आप सम्मान देखिए ना। जब अरे आप इस बात को स्वीकार कर चुके हैं ना। देखो आप इस बात आप ये देखिए ना, इस बात को आप जब मंच में बैठ जाए, आपने तो देखा नहीं होगा। इस बात को समझ चुकी है। आप जब मंच में जब कहीं अपमान करने का काम किया, आज दूसरी तरफ फिर वही महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी आपके पार्टी ने तो महिलाओं को देखो, मैं तीनों कैंडिडेटों की बात, अब मैं जो 3 प्रत्याशी हमारे हैं उन पे बात करना चाहता हूँ। आप बीच में न बोले, क्योंकि मैंने बीच में आपको टोका नहीं था। तिवारी जी को डिबेट करते हैं तो बीच में बोलने का कोई मैंने आपके बीच में बोला ही नहीं, तो मुझे मेरी बात को रखने दीजिए, उसके बाद आप अपना पक्ष रखिए ना। आप बीच में ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो फिर डिबेट का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मैं कह रहा हूँ तीनों प्रत्याशी हमारे हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से भी हैं, महिला ही हैं, ओबीसी हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी से भी हैं, ओबीसी हैं, और तीसरी महिला भी कैंडिडेट। अगर आप तीनों का आकलन करेंगे, तीनों महिलाओं का आकलन करेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि भूपेंद्र थापा ने काम किया और जो है कि वो उनका कार्य अलग है और महिला का अलग, हम महिलाओं पर डिबेट करने की बात करते हैं। वो सेवानिवृत्त अध्यापिका है, उन्होंने पूरे जीवन काल में एक प्रशासक के रूप में काम किया है, उन्होंने जनता के बीच रहे हैं, एक समाज सेवक। जो अध्यापक होता है सबसे बड़ा समाज सेवक होता है समाज का। तो उन्होंने इससे पहले भी हमारी 2 जो चेयरमैन बनी थी वो भी पूरा जो प्रधानाध्यापक थे, उन्होंने भी इस नगर को चलाया। तो भाई अगर आकलन आप महिलाओं में भी करते हैं तो सबसे सक्षम महिला भी हमारी पार्टी की चेयरमैन
बनती है। हाँ तो मैं लेकिन ना राजू, आपको डिबेट में रोकते हुए, जी। क्योंकि बीजेपी से कड़े सवाल हो चुके हैं, जी। अब मैं आपसे कुछ एक दो प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने दावे को आप भी कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप भी क्या होते हैं कि गोरखा समुदाय का आप क्या करते हैं, मैं एक परिचय बताना हम्म। जनता को भूल गया हूँ। हम्म। तो आप भी गोरखा समुदाय ओबीसी को आप कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आज जैसे ओबीसी महिला जो सीट आई थी, उस पर अनवाल समुदाय का जो दावा है वोटों को लेकर, तो आज बीजेपी तो ये बात कह रही है कि भाई जो ओबीसी गोरखा के वोटर हैं धारचूला नगर में खिसक चुके हैं, आपकी जमीन बची नहीं है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, बताइए, क्या आप वो वोट वापस कर पा रहे हैं? क्योंकि गोरखा समुदाय के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र थापा जी, वो वोट क्या आप ला पा रहे हैं? आप बताइए। देखो, मैंने पहले ही बोला, गोरखा समुदाय हो या अनवाल समुदाय हो या कोथिला बोरा समुदाय हो, देखो समुदाय के अनुसार हम राजनीति में कोई हमारी न इस प्रकार के कोई हम डिबेट में फंसना चाहते हैं, न इस बात को कहना चाहते हैं। नहीं, लेकिन अभी तो जनता सुनना चाहिए ना। नहीं, हमें कोई जो पता है, हमें ये पता है कि 25 तारीख को परिणाम तो आएंगे। अगर जहाँ समाज सेवा की बात आती है, भूपेंद्र सिंह थापा गोरखा समुदाय के अध्यक्ष रहे हैं, व्यापार संघ के अभी भी हैं। हाँ, वो 25 साल तक यहाँ क्या कहते हैं व्यापार संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उनके व्यक्तिगत कार्यों को देखते हुए, उनके परिवार के, भाई देखो कोई भी आदमी होता है किसी परिवार से जुड़ा होता है। अगर मैं हूँ, मैंने किसी समाज के लिए अगर कुछ कार्य किए हैं, मैंने अपना सब कुछ समाज के लिए त्याग किया है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल जो है उसके परिवार को भी पड़ता है। तो भूपेंद्र थापा ने अपना सब कुछ जो है जनता के लिए, इस धारचूला नगर के लिए, धारचूला के व्यापारियों के लिए, सभी समुदायों के लिए, न मात्र हम गोरखा समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं, अनवाल समुदाय हो जाए या दूसरे हमारे रंग समुदाय हो गए, जितने समुदाय यहाँ पर रहते हैं, उन सब के लिए जो है भूपेंद्र थापा जी ने एक समाज सेवक के रूप में काम किया है। तो उसका भी निश्चित रूप से उनको लाभ मिल रहा है, इसीलिए तो मत प्रतिशत बढ़ रहा है। इसीलिए तो लोगों का आप अगर आकलन करेंगे तो यही तो लोगों का रुझान है। इस रुझान के तथ्य पर हम कह रहे हैं कि हम भारी अंतरों से इस नगर पालिका को अब जीत रहे हैं। नीरज जी, ना मैं एक चीज में जनता का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। अगर ग्वालगांव वोट में बीजेपी अगर बड़ा दावा कर रही है, बीजेपी के दावे के पीछे कुछ चीजें छुपी हैं, वो क्या समीकरण है मैं आपको कहना चाहता हूँ। बीजेपी अभी आज की डेट में ये मान के चल रही है, क्योंकि अनवाल समुदाय, मुझे लगता है कि ग्वालगांव में अनवाल समुदाय का वोट, जो मतदान हमारी सूची है, मतदाता की सूची है, उसमें ज़्यादा नहीं है। तो उसको मैं अभी थोड़ा सा, क्योंकि वोट तो हैं, वोट पड़े होंगे, उसको मैं कम में नहीं ले रहा हूँ। लेकिन ग्वालगांव के अंदर जो धामी वोटर हैं या जो ओबीसी गोरखा हैं, उनकी संख्या अच्छी खासी है। तो उसको लेकर के, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता आते हैं ओबीसी समाज के हैं, धन सिंह धामी, तो कहीं ना कहीं उनके आधार पर आज ये बीजेपी दावा कर रही है कि, क्योंकि दो बड़े नेता हैं अनवाल समुदाय के रुक्मिणी सिंह बिष्ट और गोरखा समुदाय के धन सिंह धामी, तो इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन बन गया है, इन दोनों की जो जोड़ी बन गई, इसके आधार पर ये जीत का दावा इनका बड़ा आ रहा है। लेकिन मैं नेत्रदा आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या उस मिथक को आप तोड़ पा रहे हैं? जो ग्वालगांव के अंदर जो गोरखा समुदाय के वोटर हैं, आप क्या उसमें सेधबाजी कर सकते हैं? क्योंकि अध्यक्ष तो भूपेंद्र थापा हैं, मैंने अपने पहले ही उसमें कह दिया कि आप बूथ को जीत सकते हैं, लेकिन क्या आप बड़ा अंतर ले पाएंगे जो इतिहास है ग्वालगांव का? नहीं, आपने जैसे बात की, क्योंकि जैसे धन सिंह धामी जी की बात की, देखो हमने पहले भी बोला, हमने किसी धामी या फिर कोई बिष्ट या फिर कोई थापा या उस पे हम कोई बात नहीं कर, कोई या फिर गढ़वाल हो सकता है, कोई कुटियाल हो सकता है। नहीं, मैं ओबीसी गोरखा है, गोरखा समुदाय की उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखो ऐसा है, इस पे हमने कहीं पर भी वोट ना मांगा है, ना हम इस पे डिबेट में हम इसको जाना चाहते हैं। हाँ, कुछ लोग जैसे गोरखा समुदाय की जहाँ तक बात करते हो, भूपेंद्र थापा गोरखा समुदाय के अध्यक्ष होते हुए यहाँ पर कई लोगों का, जो कि हमारा गोरखा रेजिमेंट होता है, उसमें भर्ती के लिए जो है उन्होंने बहुत प्रयास किया और कई लड़के अभी भर्ती हो चुके हैं और अभी हो भी रहे हैं। तो अगर उस हिसाब से भी देखते हैं तो ऐसा है कि हमारी तरफ ही उनका ज़्यादा रुझान होगा और भूपेंद्र थापा को ही जो है अध्यक्ष मानते हुए वो इन्होंने वोटिंग किया होगा, ये मेरा मानना है। अब मैं ये वार्ता को आगे बढ़ाते हुए हमारे बड़े भाई ने किशन दाजू, आपने बात अभी तक सुनी है, तो इसका आपको क्या निष्कर्ष लगता है? क्योंकि देखिए आप, क्योंकि रंग समुदाय रंग कल्याण संस्था एक धारचूला में एक स्थापित संगठन है, और ऐसा संगठन है जिसके मतलब मैं अगर सामान्य भाषा में बोलूँ तो नजदीक तक कोई और संगठन नहीं है, अनुवाल समुदाय हो या
हमारा गोरखा समुदाय हो, संगठन की दृष्टि से रंग कल्याण संस्था बहुत आगे है। तो उस दृष्टि से आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लोग, मुझे लगता है कि रंग कल्याण संस्था भी ऐसा संगठन है, क्योंकि आज चुनाव में जब होशियार खेल को हम लोग चुनावी दृष्टिकोण से जब मतदान हो चुका है, तो हमको लगता है कि क्या पता ध्रुवीकरण हो सकता है और वोट पड़ सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या बीजेपी कांग्रेस के जो ये दावे हैं वो सही हो सकते हैं, या फिर रंग कल्याण संस्था, या मतलब मैं संस्था गलत बोल रहा हूँ, रंग समाज का वोट क्या बीजेपी कांग्रेस की तरफ आ सकता है, या दोनों ये पार्टियां अपने वोट बचा पा रहे हैं? आप बताइए। मैं यदि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बात करूं तो इसमें मैंने भाजपा के हमारे भाजपा के श्री रुकुम सिंह भाई को सुना, और जो है कांग्रेस के नेत्र भाई हैं पूर्व प्रमुख जी, इनकी बातों को सुना। इसमें कुछ बातें जैसे आ रही थी कि थापा कैंडिडेट नहीं है और जो है उनकी धर्मपत्नी है और थापा जी ने काम किया। तो ये जो है राजनीति में एक आम बात है। नहीं तो गोपीनाथ मुंडे के बाद पंकजा मुंडे को क्यों टिकट देते, ये एक संपत्ति होता है। और प्रकाश बंजी जब हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता जब दिवंगत हुए तो उनके धर्मपत्नी को टिकट दिया गया। तो ये राजनीति में एक आम चलन, इसमें एक दूसरे पर अंगुली उठाने नहीं, तो इसको ये फैक्टर तो आपको नहीं दिख रहा अभी। जहाँ इसमें कोई वो नहीं लगता है। और दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस के जो नेता है उनके तरफ से जो जैसे हरीश राव जी खुद यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उस समय कितना काम हुआ, ये चीज़ों भी जनता काउंट करेगी। और हालांकि हरीश राव जी यहाँ से मुख्यमंत्री थे, लोगों ने हाथों हाथ लिया, स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में उनको वोट दी थी, लेकिन वो उनके कार्यकाल में बहुत ऐसा कोई खास अचीवमेंट नहीं हुआ। नहीं दाजू ना, मेरा सवाल मैं आपकी दो बातों में आ रहा हूँ। हाँ, मेरा सवाल ये आ रहा है कि क्या भूपेंद्र थापा के लिए वो वोट कन्वर्ट होते दिखते हैं आपको? वही बात मैं कह रहा हूँ। यदि विकास की बात करेंगे तो दोनों पार्टियों के लिए अपनी अपनी खामियां, अपनी अपनी, जैसे आप कह रहे थे कि कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी ने क्या किया, लेकिन उस समय हम लोग जब देख रहे थे कि पूरे धारचूला में गौ माता को रोटी खिलानी पड़ती थी, पूरे बाजार में गाय ढूंढना पड़ता था। उनका पहले घोषणा पत्र में था कि आवारा जानवर से छुटकारा दिलाएंगे। वो एक दो वादा उन्होंने पूरे की, और लेकिन बीच में आपदा आपने देखा कि गौशाला बह गए। अब यदि हम आते रंग समाज की बात में, आपने कहा रंग कल्याण संस्था, रंग कल्याण संस्था एक सामाजिक संस्था है। रंग कल्याण संस्था को राजनीति से कोई मतलब नहीं। हाँ, मैंने ये नहीं जी कहा। हाँ, लेकिन हाँ, समुदाय की बात, मैंने कहा समुदाय रंग का कल्याण वोट कहाँ संस्था है? ने ना आज तक कोई अपील की, और रंग कल्याण संस्था का जो भी प्रत्याशी बना है उसमें रंग कल्याण संस्था स्थानीय जनहित के मुद्दों को सामने लाती है और उसमें सरकार के साथ कोलैबोरेट करते हैं। पिछली बार कोविड आई थी तो पूरे जब नहीं, देखिए आपकी बातों में रंग समुदाय का जो भूमिका है वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कह दिया कि उसकी कोई तुलना में नहीं है, ना अनुवाल समुदाय है ना गोरखा समुदाय है, वो कोई तुलना नहीं। मैं आज की परिस्थिति में आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मतदान हो चुका है, तो क्या वैसा ध्रुवीकरण आपको दिखता है? जी नहीं, रंग समाज क्या ये हो सकता है कि होशियार खैर वो वोट ला दें? नहीं, होशियार खैर के कुछ अपने जो है एजेंडा को लेके आए थे जनता के बीच में। नेचुरली वो जो है अभी जैसे आप कह रहे थे भाजपा की बीटी में, आप कह रहे थे कांग्रेस के टूटे हुए, ये बात जो कांग्रेस के लिए एक दुर्भाग्य रहा कि पहले भी जब प्रद्युमन सिंह गढ़वाल और श्रीमती दशरथी खैर जब दावेदार थे तो दशरथी खैर को जी को टिकट मिला था तो वो लोग अपने विरोध को नहीं बचा पाए। इस बार भी जब कांग्रेस ने जब भूपेंद्र सिंह थापा को टिकट दिया तो होशियार खैर को ये लोग जो है अपने केबिन में ला नहीं पाए। लेकिन भाजपा के साथ ऐसा कुछ नहीं था, इसमें कोई जो है कोई विरोधी नहीं है। सारे नेता जो दावेदार थे वो भी फिर एक मंच में आके प्रचार करते, ये भाजपा के लिए एडवांटेज रह सकता है। अब जो होशियार खैर है, यदि वो युवाओं की टीम को नए जो युवा है जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, यदि वो अच्छे तादाद में अपने पास लाते हैं तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन ध्रुवीकरण को मैं नहीं मानता हूँ कि ध्रुवीकरण जो है, क्योंकि यदि वो उनको किसी राजनीतिक पार्टी ने टिकट दिया तो नेचुरली लोगों का उनका रुझान में रहता है। और एक निर्दलीय आदमी जीरो से शुरू करेगा। भाजपा भारतीय जनता पार्टी यहाँ कम से कम 300 वोट से स्टार्ट करेगी और कांग्रेस पार्टी भी कम से कम 300 वोट से स्टार्ट करेगी। पुरानी पार्टियाँ हैं, इनके अपने कैडर्स होता है, लेकिन निर्दलीय को सारे अपनी जिम्मेदारी में लेके जीरो से शुरू करना पड़ता है। इस बात के लिए मैं होशियार भाई को बड़ा बधाई देता हूँ कि उन्होंने अकेले दम पर जो इतना बड़ा चुनाव लड़ा, पूरे तितर बितर का एक माहौल बना था, राजनीतिक दलों में उथल पुथल जैसी मच गई थी। वो एक मामला रोड में हम देख सकते हैं, लेकिन जो है वो वोट में कितना कन्वर्ट होता है ये बड़ा प्रश्न। नहीं, आपके इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि होशियार खैर जी ने अपने अंतिम जो उनकी जनसभा हुई थी उन्होंने एक बात ये स्पष्टता से कही, बड़े डंके की चोट में कही। उन्होंने ये कहा कि ये धारचूला नगर की सीट जनरल हुई थी और ये तथा कथित कारणों से बदल दी गई और इसको ओबीसी महिला कर दिया गया। तो ओबीसी महिला होने के साथ, क्योंकि वो दावेदार तो रहे, लेकिन सीट बदलने को लेकर उनने ये कह दिया
कि जनरल समाज और कई ऐसे जनरल नेता और अन्य जो नेता थे जिनकी दावेदारी को सरकार ने जीरो कर दिया और ये षड्यंत्र के कारण हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में क्या उनके इस जो उनका बयान था, क्या एसटी वोटों में वो उनका ये बयान काम कर गया है? क्योंकि आज जो राजनीतिक पंडित जब तक, क्योंकि आज सुबह जब वोटिंग शुरू हुई, मौसम खराब था, वोटिंग आगे बढ़ती रही, एक टाइम में कई लोगों को ऐसा लग रहा था, नेत्रदास से भी बात हुई, रुकुमदास से भी बात हुई, सबको ऐसा लगता था कि वोटिंग 2000 के आगे ज़्यादा नहीं जा पाए, क्योंकि शुरुआती दौर मतलब धीमा रहा। तो उस समय लोग ये बात कह रहे थे कि 2000 की अगर वोटिंग होगी या 2100-2200 तक आएगी तो होशियारखेड़ भी एक बड़े दावेदार के तौर पर वापसी कर देंगे। लेकिन मैं उस समय भी ये कह रहा था कि वो तभी कर पाएंगे जब एसटी वोटों का ध्रुवीकरण मतलब मुझे लगता है कि आप इससे सहमत ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि अधिक संख्या में वो वोट क्या हो जाए, वहाँ पड़ जाए। तो आप ये बताइए कि क्या उनका जो उनने अंतिम समय में ये जो बात कही थी, जो अपना बयान दिया था, इसका कुछ असर दिखता है रंग समाज में? नहीं, देखिए रंग समाज में सारे लोग एजुकेटेड लोग हैं और ऐसा रंग समाज का एक मानना है कि ये जरूरी नहीं है कि कोई भी सीट आरक्षित हो, या जैसे अभी आप रांची ग्राम सभा को ले लो, मैं एक मात्र 2 परिवार एसटी के रहते हैं, पूरा ग्राम सभा में ग्राम प्रधान का सीट आरक्षित होता। तो जब 2 परिवार में एक एसटी को मौका मिल सकता है, यहाँ ओबीसी का अच्छी संख्या है, तो ओबीसी के लोगों को क्यों नहीं मौका? नहीं, किसी को भी मिल सकता है। ये तो आपका पक्ष है। मेरा राजनीतिक भाषण हो सकता है। नहीं, मेरा सवाल, हाँ आप जी, सही कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि उनने एक रंग समाज को ये मैसेज देने का प्रयास किया, उनने कहा कि भाई वंचित कर दिया सरकार ने एसटी समाज, क्योंकि क्या होता है, जनरल सीट होती है, एसटी भी उम्मीदवार होते, जनरल भी होते, लेकिन उनने ये कहा कि जब ओबीसी की सीट को आरक्षित कर दिया तो रंग समाज, क्योंकि हम आज भी किंग मेकर मानते हैं कि रंग समाज को, आज का जो चुनाव आज संपन्न हो चुका है और कल परिणाम परसों खुलेंगे, लेकिन हम ये तब भी मानते हैं कि रंग समाज जिसको वोट देगा वही अध्यक्ष बनेगा। नहीं, इसमें देखिए ऐसा, ये एक बार लोगों से चर्चा चल रहा था कि भाई सरकार ने जो है लोगों को वंचित कर दिया, अब हम लोग मिलकर ये कैंडिडेट को खड़ाएंगे और वो हम जो है उनको जिताएंगे। तो उस समय रंग समाज से काफ़ी विरोध हुआ था, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट 2000 के समय में भी हुआ था कि जब ये सीट एमएलए सीट आरक्षित हुआ था एसटी के लिए, तो कई लोगों ने जो समाज में विध्वंस फैला के, समाज में द्वेष फैला के एक एसटी के कैंडिडेट को नहीं बना, कि ऐसे आदमी को जंगल से पकड़ के लाके उन्होंने विधायक बना दिया, तो उससे क्षेत्र का नुकसान हुआ। तो एसटी के लोग ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, और हर वर्ग को, एससी महिला थी इससे पहले, सारे लोग ने खुलकर समर्थन किया, और इस बार ओबीसी को मिला तो क्यों नहीं मिलेगा? गोरखा समुदाय से जाए या अनवाल समुदाय से जाए, तो वो एक रूटीन है, और उसको हम लोग जो है विरोध के रूप में नहीं देख सकता है। ये तो होगा ही भाई, कभी न कभी कोई सीट है। हमारा खुद सांसद सीट इतने साल से हम लोग ये एससी के लिए है, तो हम सभी लोग खुल के सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। तो ये एक फैक्टर नहीं हो सकता है। ये है कि जिस बंदे ने जो चुनाव लड़ा है उसने समाज के लिए कितना किया, वो बड़ा काउंट करेगा। हाँ नहीं, अभी आपकी बात से तो ये लग रहा है कि एसटी वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है। नहीं हो सकता। हाँ, आपकी बात। लेकिन मेरा अगला सवाल आप बीजेपी की तरफ आ रहा है, रुकुमदा की तरफ। क्यों आप लोग तो इसी समीकरण के आधार पर अपने आप को ज्यादा मजबूत मान रहे हैं? मतलब जो चर्चा है कि होशियारखेड़ जैसे ही चुनाव में आए, आप सभी लोगों को ये लगा, कम से कम बीजेपी को ये लगा कि भाई अब तो कांग्रेस के वोट कटेंगे, आज मतदान हो चुका है, आज किशन दा हमारे बड़े भाई बैठे हैं, वो कहते हैं कि ये ध्रुवीकरण नहीं हो पाया, तो फिर आप क्यों इतनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं? ये कैसे होगा? नहीं, देखिए ऐसा है ना, ध्रुवीकरण वोटों का नहीं हो सकता है, वो ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि ध्रुवीकरण तब होता जब अगर पार्टी से टिकट मिलता किसी को, क्योंकि वो निर्दलीय है, निर्दलीय के लिए ध्रुवीकरण नहीं हो पाया। अब हम ये नहीं मान रहे हैं कि वो तीसरी प्रत्याशी अगर वोट नहीं ला पाएगी तो हमारा वोट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमारा कैडर वोट है, मैंने पहले बोला है, जो भाजपा का कैडर वोट है वो हमको मिल रहा है। उसके अलावा जो साइलेंट वोट है वो भी बहुत ज़्यादा हमारी तरफ आया है। उससे मतलब तीसरे जो प्रत्याशी है, अगर उन्होंने वोट डैमेज किया तो कांग्रेस का किया, अगर जितने भी वोट लाती हैं तो कांग्रेस के वोट लाती है। नहीं, मैं तभी ये कह रहा हूँ ना, सुनिए, आपने ये कह दिया, आपने उसी बात को मेरी दोहरा दिया। आप ये मान के चल रहे हैं कि अगर होशियारखेड़ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको पड़ने वाले वोट, आप ये मान के चल रहे हैं कि अधिकतम कांग्रेस के होंगे, आप ये तो कह रहे हैं। ठीक, आपकी इसी बात को मैं दोहराता हूँ
इसी बात पर मानसरोवर न्यूज़ ने ये पहले ही कह दिया है कि अगर होशियार खेर अपना चुनाव, क्योंकि उनसे मेरी वार्ता हुई है, वो भी हम आपकी डिबेट के बीच में चलाएंगे, इसी बीच में चलेगा, उन्होंने अपनी बड़ी जीत का दावा कर दिया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर होशियार खेर वास्तविक तौर पर चुनावी तौर पर रणनीति को मार कर रहे हैं, तो आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस के ही वोट कटेंगे, तो बीजेपी के वोट क्यों नहीं कटेंगे? नहीं, हमको पता है कि बीजेपी का कैडर वोट नहीं कटे, वो कांग्रेस पृष्ठभूमि से थे। नहीं, इसलिए बोल रहे हैं। नहीं। अगर भाजपा का बागी होता तो आधा भाजपा हो गई होती। इसमें नेतृत्व को भी लाना इसलिए चाहूंगा, हम बोल रहे हैं, आपको भी लाना चाहूंगा, इसलिए हम बोल रहे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस कैडर का आदमी बागी होगा तो कांग्रेस के वोट कटेंगे ना। बीजेपी क्यों अपने लिए फायदा देख रही है? आप क्या कहते हैं कि क्या अगर ये चुनावी समीकरण वैसे ही बैठ रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि क्या होशियार खेर के द्वारा वोटों का जो मतलब, क्योंकि बीजेपी तो ये मान के चल रही है कि कांग्रेस के कट रहे हैं, तो फिर आप क्या बोलते हैं बताइए? नहीं, हमने पहले ही में जो हमने बात कही है उसी बात पर अडिग हैं। हमने बी टीम क्यों कहा? भाजपा तो बड़ी प्रफुल्लित हो रही थी कि इनके तरफ से कैंडिडेट हो गया है और कांग्रेस का वोट कटेगा। और मैं अभी जो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यहाँ पर गरब्याल जी हैं, इन्होंने खुद कह दिया है कि भाई जो मंशा इनकी भाजपा की थी और जिस तरीके से जो है कि तीसरा पक्ष थर्ड फ्रंट ये चाह रहा था कि मैं ध्रुवीकरण करके मैं इस चुनाव को हाईजेक कर लूँ, ये चीज़ हुआ नहीं। जब समाज के लोगों ने इस बात को जान लिया है, समझ लिया, मैं तो रंग समाज के सभी बुद्धिजीवियों को और रंग समाज के सारे पढ़े लिखे लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने इस चीज़ को होने नहीं दिया। आज उसी का कारण है कि भाजपा और तीसरा फ्रंट हतोत्साहित है। उसको ये पता चल चुका है इन दोनों पार्टियों को कि जो वो चाह रहे थे वो नहीं हुआ और कांग्रेस को वोट भारी संख्या में पड़ा है। इसलिए जो है इसलिए हम दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। नहीं दादू, आपसे मेरी बात हो रही थी क्योंकि आप चर्चा के अंतिम दौर में हैं, आप कुछ और लास्ट राउंड के 5-7 मिनट और बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे, क्योंकि आपकी मेरी दिन भर बात होती रही, 10 बजे भी हुई, 12 बजे भी हुई, चुनाव के अंतर्गत जैसे जैसे वोट बढ़े बात हुई, लेकिन आप अपने दावे से नहीं मुकरे थे। आज आप इस डिबेट पे बताइए, आज आप क्या कहते हैं कि इतनी वोटिंग के बाद कांग्रेस को कितने वोट पड़ेंगे? देखो, आपसे मेरी चर्चा पर चर्चा होती रहती थी, क्योंकि जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, हम पिछले चुनाव का भी अगर आंकड़ा उठाकर देखें, जो परसेंटेज जो पड़ा था, मतलब 2200-2300 वोट पिछले चुनाव में जो पड़े थे, उसमें कितने अंतर से कांग्रेस और भाजपा का वो था। तो मैं ये लगा रहा था कि अगर 2500 की वोटिंग होती है तो हम करीब 150 या 200 के अंतर से हम इस चुनाव को जीत रहे हैं, ये हमको लग रहा था। क्योंकि कम वोटिंग होगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान होना था, क्योंकि ये कांग्रेस का घर है। कांग्रेस की जब वोटिंग यहाँ बढ़ेगा, किसी भी राजनीतिक अगर विश्लेषक के पास जाएंगे, अगर उसको आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो ये माना जाता है अगर बीजेपी का कहीं पर गढ़ होता, अगर वहाँ परसेंटेज बढ़ेगा तो बीजेपी एक तरफा जाएगी। अभी तो वोट बढ़ गए हैं ना। हाँ, अभी नहीं। तो आज का आंकड़ा क्या आपका? आज का मेरा आंकड़ा ये 2500 में हम अगर 200 जा रहे थे तो 3000 में हम 700 से लेकर 800 वोट के अंतरों से जीत रहे हैं और भारी बहुमत से हम जीत का दावा करते हैं। इसमें ये एक बात यह है, जैसे अभी कह रहे थे कि एसटी वोटों का ध्रुवीकरण होगा या जो है होशियार घर को लाभ मिलेगा। इसमें एक बात है, यदि मेरे घर में बंटवारा होता है, मेरा भाई मुझसे अलग होगा तो नेचुरली मुझे नुकसान होगा। इसको कांग्रेस के लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। होशियार घर कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता नहीं था, अच्छा रणनीतिकार, विधायक के चुनाव में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक अच्छा रणनीतिकार और पिथौरागढ़ डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष, छात्र संघ में रहा, उपाध्यक्ष रहे और जो काफ़ी एक्टिव, और जब उनका पूरा परिवार कांग्रेस है और कांग्रेस का संख्या गांव से है तो घर का जो है आपको पता है कि वो तो खुद ही उनकी माताजी जो पूरे चेयरमैन थी कांग्रेस का प्रचार, लेकिन उनके बागी होने से मैं क्या कर रहा हूँ, कांग्रेस का एकमात्र बागी होशियार खेर थे, होशियार खेर जी थे, बाकी कोई परिवार उनके साथ नहीं है। कांग्रेस का कोई परिवार नहीं, तो कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता संगठन में, उसके फ्रेंड सर्कल में नेचुरल होगा। अभी नन्ना जी नामांकन गया था, यदि वो जाते नेचुरली उनके साथ अनुवाल समुदाय के सारे लोग यहाँ थोड़ी रहते, कई लोग उनके साथ ये एक रिलेशन होता है। नहीं, ये बात आपकी बात आ गई, लेकिन अब मेरा सवाल जो है बना हुआ वो रुकन दाखिले में था, उनने अब पास कर दिया है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या वो बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं? नहीं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, निर्दलीय कोई आदमी लड़ेंगे तो ये हम नहीं कह सकते पूरा की पूरे कांग्रेस को नुकसान पहुंचे। भाजपा की कुछ वोट काटेंगे, लेकिन अधिकतर जो है कांग्रेस के काटेंगे। और दूसरी बात ये फ्रेंडली चुनाव है। इसमें देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ
कई लोग कांग्रेस के गमछा लगा के घूम रहे होंगे, उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया होगा, क्योंकि छोटे चुनाव है, छोटे लोग आपस में रिश्तेदारी है। कई लोग भाजपा के गमछा पकड़ के जा रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। ये जो है एक रिलेशनशिप छोटे चुनाव में होता है, और इसमें जो है हम ऐसा दावा नहीं कर सकते कि सारे एसटी ने वहां दे दिया या सारे अनवाल यहाँ। नहीं तो आप आज के दिन में मतदान खत्म हो गया, जी जी, किसकी जीत का आप समझते हैं कि कौन जीत रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए इसमें जो जैसे नेत्र भाई ने कहा था, यदि 2,500 के वोट में मतदान होता तो जो है नेचुरली जो पार्टी जीतती वो जो है 200 से 250 वोट के अंतर में रहता। लेकिन इस बार का जो चुनाव जो भी पार्टी जीतेगी वो कम से कम 350 वोट का अंतर नहीं, रहेगा। आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ही जीतेगा, भाजपा ही जीतेगा। अच्छा, ये आप तो नहीं कह भविष्य के पाएंगे। अर्थ में है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पहले भी कहा था कि अमिताभ बच्चन का बहुत अच्छा गाना था कि जो हाँ नाम वाला वही तो बदनाम है। तो जब थापा जी के हमारा बहुत अच्छे संबंध है, थापा जी का अपना कंट्रीब्यूशन राजनीतिक क्षेत्र में इतना लंबा अनुभव, काम, डेडिकेशन है, लेकिन उसके साथ उनके विरोधी भी काफ़ी है। वो ये उनका नेगेटिव पॉइंट है। बेला शर्मा का जो है कोई विरोध नहीं है, और वो सारे लोगों से कोई, और उनका परिवार भी एक संभ्रांत परिवार है, लेकिन ये एडवांटेज है, लेकिन कोई बड़ा चेहरा नहीं है। तो ये उनके साथ नुकसान, जैसे आप कह रहे थे ना कि जो है राजेश्वरी जी को मंच में क्यों नहीं बैठाया। 5 साल के कार्यकाल में हमने देखा उन्होंने कभी मंच में भाषण नहीं दिया, तो वो एक इनका माइनस पॉइंट था। क्योंकि अब महिलाएं होती है, वो ये गृहिणी महिला को सीधे हमने चेयरमैन बनाया तो बेचारे कहाँ से बोल पाएंगे। तो ये और अन्य महिलाएं देखो पिछले राजनीति में बिल्कुल टेबल ठोक के बड़ी बड़ी गले सूखने का भाषण देते, पानी पी के भाषण दे देते, वो उनका एडवांटेज हो सकता है। लेकिन उनकी सादगी जो है, काम करने के जो लालसा है, वो उनके लिए एडवांटेज थी। तो ये तो आरोप राजनीतिक लोग हैं जो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन जो है एक फ्रेंडली चुनाव था। और चुनाव के बाद आप देखना जो भी प्रत्याशी जीतेंगे फिर वो लोग सभी एक मंच में देखेंगे। छोटा सा धारचूला में कितने लोग हैं। हाँ, मेरा अगला सवाल आप गुमानदा के लिए आ रहा है, कठिन सवाल आपके लिए आ रहा है कि अनवाल समुदाय की एक कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष भी थी, उनका टिकट कांग्रेस ने काट दिया, नहीं मिला। क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस के हैं या बीजेपी के, क्योंकि आप समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप हमेशा ही उस काम को अच्छा करते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्योंकि कांग्रेस के लोगों का ये दावा है कि अनवाल समुदाय के जो अध्यक्ष हैं उनके टिकट कटने के बाद कहीं ना कहीं आक्रोश समाज में आया है, क्या वो असर ग्वालगो में दिख सकता है? क्या आपको क्या लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं क्या इससे बीजेपी जो जीतने का दावा कर रही है उसमें क्या कुछ वो वोट भी है क्या? नहीं, कहीं ना कहीं इसका जो है नुकसान बोले तो वो कांग्रेस को होगा, क्योंकि एक जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, जिसको मिलना चाहिए था, जिसने 18-20 साल कांग्रेस के लिए काम किया, और उसको न देके पार्टी ने जो है किसी ऐसी महिला को दिया जिसका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं था। और जैसे हमारे बिस्टी ने बोला कि भाई वो अभी अगर थापा जी को मिलता, पुरुष अगर उसमें कैंडिडेट में ओबीसी पुरुष होता, थापा जी को मिलता तो उनका पृष्ठभूमि था और वो पार्टी के लिए काम करते, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होता। लेकिन आज का परिप्रेक्ष्य ये बोलता है कि क्योंकि एक डिजर्विंग कैंडिडेट को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, तो इसका कुछ ना क्योंकि नाराजगी भी होती है पार्टी में, और कुछ जो उसके समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, उनकी थोड़ा नाराजगी भी थी। इससे जो है कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को नुकसान होता दिख रहा है। हाँ, मेरा अगला सवाल आ रहा है नेतृत्व आपके लिए, क्योंकि आप चर्चा समाप्ति की ओर है, क्योंकि सबने बेबाकी से बात रखी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, देखिए जो स्थानीय विधायक हैं हरीश धामी जी, उनके निर्णयों को लेकर के, क्योंकि धारचूला और मुंशियारी में जो टिकट का वितरण हुआ उसमें सीधा जो रोल माना गया विधायक जी का, तो धारचूला में कहीं ना कहीं नंदा बिष्ट जी का टिकट कटा, उसके बाद थोड़ी नाराजगी का दौर रहा। आप सब कहते हैं कि आप सब कुछ ठीक हो गया क्योंकि अब तो मतदान हो गया है, इसका राजनीति में मैं बहुत असर अब नहीं देखता हूँ। लेकिन मुंशियारी में भी ऐसी खबर आ रही कि निर्दलीय जीत रहे हैं, तो क्या ऐसा ही इतिहास क्यों, क्या बीजेपी को बैकअप मिल गया है क्या धारचूला में? देखो, ऐसा होता है कि किसी भी पार्टी की अपनी रीति नीति होती है। जब तक टिकट नहीं मिलता है तो अपने अपने समर्थक हर पार्टी में गुट होते हैं, अपने लोगों के लिए कुछ बातें रखने का प्रयास करते हैं लोग। जब हाईकमान किसी बात को डिसीजन ले लेता है कि भाई हमको ये देना है, हो सकता है एक आध दिनों तक थोड़ा नाराजगी कार्यकर्ताओं में रही होगी, लेकिन बाद में जो है सारे एक ही मंच में आ गए थे और सब
अपने कैंडिडेट के लिए काम कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि कोई नाराज होकर के पार्टी से अलग हो गया या फिर दुष्प्रचार कर रहा है या विरोध कर रहा है, ऐसा कहीं तक नहीं है। हमारी जो कैंडिडेट को जो चाहे यहाँ हो चाहे मुंशियारी हो, दोनों जगह जो पार्टी ने टिकट दिया उसमें सारे कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर काम किया है। जहाँ तक अब माननीय विधायक जी की बात कर रहे हैं आप, भाई देखो किसी भी पार्टी का मुखिया होता है। धारचूला विधानसभा के लिए जो 3 बार के जो विधायक हैं, तो पार्टी के रोल में वो हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, सबके नेता हैं। तो वो जो निर्णय लेंगे वो पार्टी उस फोरम में चलेगी, वो हमारे हाईकमान है, वो जैसा उन्होंने निर्णय लिया वो पार्टी के हित में लिया है। और आगे तो भाई भविष्य के गर्त में वो क्या होता है ये तो कोई जान नहीं सकता है, लेकिन हम मानते हैं कि हाईकमान ने जो निर्णय लिया हो वो सही लिया हो। मेरा अगला सवाल आप रुकुमदा के लिए आ रहा है, अंतिम सवाल है। क्या आज धारचूला नगर पालिका के चुनाव में एक कार्यकर्ताओं के बीच में बीजेपी के लोगों में चर्चा थी, रुकुम सिंह बिष्ट और धन सिंह धामी की जोड़ी ने काम किया है, क्या ये जोड़ी फेल हो रही है या पास हो जाएगी? आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ये मैं ये नहीं मानता हूँ कि धन सिंह धामी जी और रुकुम सिंह बिष्ट ने काम नहीं किया है। नहीं, जोड़ी ने काम किया है। हमारी जोड़ी दोनों के लिए है। यहाँ पे हमारे जितने भी भाजपा के वरिष्ठ नेता है, यहाँ पे हमारे चाहे रंग समुदाय के आते हैं या अनवाल समुदाय के आते हैं या गोरखा समुदाय के आते हैं या पुतलिया बोरा समाज के आते हैं, जितने भी समुदाय के लोग हैं सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ था। मैं ये दावे के साथ कह सकता कि गोरखा समुदाय का बोर्ड पूरा का पूरा भाजपा के साथ है। बताइए कौन सा बोर्ड, कौन सा परिवार जो गोरखा समुदाय के साथ है या कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ था? पूरा ये पूरा का पूरा बोर्ड है, ये हम गिन सकते हैं। अनवाल समुदाय की तो बात छोड़ो है, हमारे कांग्रेस के साथ है, तो गोरखा दावा समुदाय कैसे का बोर्ड करते जो हैं? है ये बात वो बड़ा बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है। और ये भी मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ा नगर पालिका के लोगों का नगर पालिका धारचूला के अंदर का सबसे बड़ा समुदाय गोरखा समुदाय तो ग्वालगांव में रहता है। और ग्वालगांव तो ग्वालगांव का जो गोरखा समुदाय का बोर्ड है पूरा का पूरा भाजपा के साथ है। जो ये है मैं बोल रहा हूँ, वो जो है कि हमारे साथ है, तो आप नहीं, आप लोग गलत कहते हैं। वो एससी समाज में आते हैं। गोरखा समुदाय कैसे हमारे जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एससी समाज में आते हैं, लेकिन जो गोरखा समुदाय के लोग हैं वो पूरा भाजपा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखो, आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी में कोई न प्रचार में था, आप ये मतदान दिया। आप बात कह रहे हैं। नहीं, वो बात आप मानो इस चीज को, आप मानिए इस चीज को। देखो, अरे आप इस चीज को मानिए। गोरखा समुदाय का कोई दे दिया है, गोरखा समुदाय का साथ नहीं था। गोरखा समुदाय का सर्टिफिकेट दे दिया, आप कैसे कह रहे हैं कि वो ऐसी समुदाय से आते हैं? बताइए। नहीं, आप क्यों सभी थोड़े आ रहे हैं उसमें? नहीं, 2-3 परिवार आ रहे हैं। अधिकांश आ रहे हैं ना? नहीं, अधिकांश नहीं आ रहे हैं, सब नहीं आ रहे हैं। उसमें 2-3 परिवार आ रहे हैं, वो भी हमारे साथ थे, वो भी हमारे साथ थे प्रचार में। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए जो है कि यहाँ पे चाहे रंग समुदाय के नेता हो, हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, सबने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है जो है कांग्रेस के साथ है। और इस चीज से ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज सभी समाज को लेकर, सभी समुदाय को लेकर और सभी वर्गों को लेकर यहाँ पर काम कर रही है। इसलिए निश्चित तौर पर आप प्रचार में देखिए, आप ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और कांग्रेस के साथ तो कोई था ही नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि अब आप बोल रहे हैं कि जो ग्वालगांव वार्ड की बात है, ग्वालगांव वार्ड की बात कर रहे हैं, तो ग्वालगांव वार्ड का गोरखा समुदाय या जितने भी लोग हैं और वो सब भारतीय जनता पार्टी का गोरखा समुदाय बोल सकते हो। इस नहीं, बात को तो चलो हम मानते हैं। गोरखा समुदाय का पूरा ग्वालगांव जितने भी लोग हैं, ये भाषा नहीं, आप इसको समझो, इसको मतलब ऐसा नहीं है। इसमें मैं जो है आप इसमें अब तो चुनाव हो चुके हैं, नहीं हो गया चुनाव हो चुके लेकिन आपने भी रैली में देखा, प्रचार में देखा, आप दोनों के दावे, आप दोनों के दावे आपने ठीक है। आपने कहा कि ग्वालगांव के गोरखा समुदाय जो है थापा जी के साथ में है, ये हो सकता है क्योंकि जो है समुदाय के अंदर समुदाय है। अन्य पिछड़ा वर्ग में सिर्फ वो जो गोरखा ओरिजिन के वही लोग नहीं है। नहीं, ये आप भी देख रहे होंगे। हमारा एनालिसिस आपका एनालिसिस क्या बोलता है? जो आप ग्वालगांव का गुरु उठा के देखिए ना, जो गुरु कौन था? कांग्रेस के साथ कौन था ये बताइए। जो गुरु है थापा है, जो उनके लोग हैं, वो लोग हो सकता है वहाँ उनके साथ, लेकिन ग्वालगांव में आज के नहीं थे, वो भी नहीं थे। बाहर के दामी लोग हैं, जोशी लोग है ना, उनका संख्या है यहाँ पर, वो बहुत सारे लोग, उनकी संख्या वहाँ पर उनसे ज्यादा संख्या उनकी है।
नहीं दाजू मैं आपका कहना ये हो सकता है कि वो लोग उनके साथ नहीं, हैं। आपने ये तो खैर वो- किशन दा, आप काफी समय से ग्वालगों को जानते हैं। जी। आज के वोट पड़ चुके हैं, इससे पहले 900 आपके 645 वोट ग्वालगों में पड़ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि रुकुमदा के अपने दावे हैं? जी, जी। नहीं वो नेता आगे अपने दावे। वही बात मैं जवाब दे रहा हाँ, तो आप ये इससे- बताइए 645 में आप क्या कहते हैं? नहीं, इससे- 83 में। इससे पहले जो है 83 हाँ, आज से- 683 आज से हम पहले हाँ। पहले चले जाते जब सावित्री गर्ब्याल जी या अशोक नेहवाल जी ये लोग चुनाव लड़े थे, या अभी हाल ही में श्रीमती दशरथी नहीं, आंकड़े क्या कहते हैं? आपको आंकड़े जी नहीं, वही बात आज की वोट का आंकड़ा नहीं, क्या कहता है? नहीं, आप देखिए ना चारों चुनाव को देख लीजिए हाँ। कि राजेश्वरी उसी ग्वालगों वार्ड की थी, और राजेश्वरी का एडवांटेज क्या मिला कि वो उसी जगह की थी। तो उसमें जो मैंने पहले भी कहा थापा गुरुंग और ये खनाल या जो अन्य समुदाय जो गोरखा समुदाय के लोग हैं, जो वो प्रवासी नेपाल से जो आए हैं और उनके भूमि दादा यहाँ बस गए, वो उस समुदाय का हो सकता है कि सामुदायिक उनको पड़ सकता है। हालांकि रुकुमदा दावे करते नहीं, उसमें भी काफ़ी लोग हमारे साथ हैं, लेकिन गोरखा आज के 2000 सावित्री मैडम के चुनाव के 2007 के चुनाव और 2025 के चुनाव में फ़र्क है। अब जो है ग्वालगों बहुत ज़्यादा वाइड हो गया, विस्तृत हो गया, उसमें बाहर के लोग गोरखा समुदाय के ओबीसी समाज की, मैं उसको गोरखा नहीं कहूँगा, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं नहीं, वो बहुत सारे लोग, रुकुमदा तो वो जो है जनरल रुकुमदा- कोड यहाँ कन्वर्ट हो रुकुमदा- गए, तो फिर निश्चित तौर से सुनिए, बातों को रुकुमदा फायदा मेरे एक सवाल से बच गए, क्योंकि जब आप ग्वालगों में हमने इतनी विस्तृत चर्चा कर दी, यहाँ तक कि प्रमाण पत्रों पर भी बात हो गई है, तो मैंने जब अपने सवाल का जवाब आपसे शुरू किया था कि रुकुम सिंह बिष्ट और धन सिंह धामी की जोड़ी क्या चल गई है, ये मेरा प्रश्न ही ग्वालगों से आया था, इसलिए क्योंकि रंग समुदाय, सुनिए, रंग समुदाय या जो अन्य नेताओं की आपने बात की, क्योंकि चुनाव आपने मिलकर लड़ा होगा, संगठन ने लड़ा, वो आपका दावा सही है। मेरा सवाल आपसे ये था कि ये जोड़ी ग्वालगों में काम कर गई, क्योंकि ये डिबेट 25 तारीख को भी होगी, उस दिन भी हम बात करेंगे। क्या रुकुम सिंह बिष्ट और धन सिंह धामी, क्योंकि आप जो बोर्ड की बात कर रहे हैं, क्या ये बोर्ड आपको पढ़ चुके हैं? मेरा सवाल ये था ग्वालगों में पड़ गए हैं, हमको पड़ गए वो बात पर जो हम दावा कर रहे हैं ग्वालगों बहुत हम जीतेंगे। तो मतलब जोड़ी काम कर गई ना? जोड़ी काम कर क्या, पूरा टीम हमारा काम किया, टीम ने काम किया। ग्वालगों में क्या हमारा देखिए अगर मैं आज इस डिबेट में कहना चाहता हूँ, ये तो ग्वालगों हमारा- सुनिए, देखिए, ग्वालगों खुद आप नहीं जीतेंगे, तो हमारा ठीक रहा तो आप दोनों की सर फुटेगा। अरे देखिए, हमारे पार्टी में कोई जोड़ी नहीं होता है, हमारे पार्टी ने संयोजक बनाए हैं, अपने प्रभारी बनाए हैं, अपने जो वार्ड हैं उनके अध्यक्ष बनाए हैं, सब ने मिलकर लड़ा और ग्वालगों में हम जीत गए। नहीं, ये ठीक है कि रुकुमदा फिर संगठन की लाइन पे ही बात करते हैं, लेकिन आज जो मुझे अपनी वार्ता से लगता है, अगर ग्वालगों बूथ का दावा अगर आपका सही बैठता है, तो मैं 25 तारीख को भी ये कहूँगा कि रुकुम सिंह बिष्ट और धन सिंह धामी की जोड़ी ने काम कर दिया है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं घाटा हो गया है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ नीरज जी कि एक बार नेत्रदा की और दोबारा कैमरा जाए और ओबीसी बोर्ड ग्वालगों में क्या कहते हैं, ये आप बताइए। देखो, इनका जो दावा है, इन्होंने जो बोला कि गोरखा समुदाय जो है या फिर कोई दूसरा समुदाय, हमारे साथ तो सारे समुदाय के लोग हैं। ये व्यक्तिगत रूप से हो सकता है कि अपने टच में होंगे उनकी बात कर रहे होंगे, वो करके कोई धामी को बोल रहा होगा या कुंवर को बोल रहा होगा, कार्की को बोल रहा होगा या फिर बिष्ट को बोल रहा होगा। आप देखेंगे अगर तो ये सारे समुदाय के लोग हमारे साथ ग्वालगों में भी हमारे साथ खड़े हैं। तो ये एक तरफा दावा नहीं कर सकते कि हमारा ये इन्होंने 4 लोगों को जो अपने पार्टी के लोग हैं उसी को पूरा गोरखा समुदाय मानने लग गए हैं, जबकि पूरा ग्वालगांव इस बात को जानता है कि जैसे कि आपने बोला, विश्लेषक आप यहाँ पर हैं, आपने बोला कि वो जो गोरखा वहाँ पर रहते हैं उनको सब लोग जो है अपने आप को गोरखा के नाम से, वो गोरखा गांव के नाम से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। सरनेम उनका पहले से, मतलब बाजार वाले भी पहले से ये कहते थे ये गोरखा गांव। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये किसी जाति के नाम से, कुछ लोगों के नाम से गोरखा या किसी जाति का वो न किया जाए, बल्कि हमारे साथ सारे लोग हैं, सारे समुदाय के लोग हैं। इसलिए हमारा दावा पक्का बनता है और गोरखा समुदाय का एक तरफा मत जो है कि उस वहाँ के कैंडिडेट को पहले भी पड़ा है और अभी भी पड़ेगा, इस बात का पहले का इतिहास रहा है। तो इसलिए हमारा पक्का दावा बनता है कि हम पूर्ण रूप से जो है हर बूथ से, हर वार्ड से हम कहीं ना कहीं बढ़त लेकर आ रहे हैं और ग्वालगांव बूथ को हम एक तरफा जीत रहे हैं और हमारी जीत बहुत बड़ी होगी, जो कि 25 तारीख को आप देखेंगे। हाँ, मेरा अंतिम सवाल अब रुकुमदा की तरफ आ रहा है, क्योंकि शिव मंदिर वार्ड में हमारा सर्वे भी ये कह रहा है कि आप उस बूथ को जीतने जा रहे हैं, क्योंकि शिव मंदिर वार्ड एसटी वोट के आधार पे ही उसको गिना जाता है।
तो क्या आपने एसटी बोर्ड में, क्योंकि मैंने एक प्रश्न किया था जिस पर आपने कहा था कि उसका इस चुनाव से कोई मतलब नहीं है, कि गुंजी में मोदी जी गए थे, लोकसभा चुनाव में हम नहीं जीत पाए, लेकिन अब आपकी वापसी दिख रही है शिव मंदिर वार्ड में, क्या एसटी बोर्ड को आप साधने में सफल हो गए हैं? जी हाँ, हम एसटी समुदाय पहले से भी भाजपा के थे, और बहुत बड़ा तबका जो युवा वर्ग, जो पढ़े लिखे लोग, जो रिटायर, जो IAS, सब लोग भाजपा में शामिल हुए, विचारधारा से प्रभावित हुए, और भारतीय जनता पार्टी को वो अपना समर्थन दे रहे हैं। अब आप फिर बोलेंगे कि भाई मोदी जी का नाम ला रहे हैं या पुष्कर धामी जी का नाम, उनके विचारों को देखते हुए भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील करते हैं वो लोग। तो मैं ये कहता हूँ कि शिव मंदिर वार्ड में आप खुद बोल रहे हैं, अभी पूरी पब्लिक बोल रही है, हमारा सर्वे ये कह रहा है, अभी पूरी पब्लिक बोल रही है कि भाई शिव मंदिर वार्ड जीत रहे हैं, तो हम जीत रहे हैं निश्चित तौर पर। ये अभी सर्वे कह रहा है, परिणाम आएंगे। 60-65% वोट भाजपा को मिलेगा वहाँ। तो ये निश्चित तौर पर कि वही लोग थे जो आप बोल रहे हैं। तो इसमें इसका कोई मतलब नहीं रहता है कि उस चुनाव में क्या हुआ, इस चुनाव में क्या हुआ। आज क्या माहौल है, आज पब्लिक किस मूड में है, और पब्लिक का मूड आपको पता चल गया कि शिव मंदिर में गोरखा समुदाय के लोग बहुत कम है, या जनरल के लोग कम है, या अन्य समुदाय के लोग हैं, लेकिन वहाँ पर जनजाति के लोग हैं। तो इतना बड़ा, सबसे बड़ा बूथ अगर है तो शिव मंदिर है, और शिव मंदिर का बूथ हमारे को जीतना, ये ऐसा संकेत देता है कि भाजपा चुनाव जीत चुकी है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि एक शिव मंदिर ही नहीं, हम ग्वाल में भी जीत रहे हैं, गढ़दार भी एक तरफा जीत रहे हैं। आप गढ़दार का भी सर्वे देखिए, गढ़दार का भी रुझान देखिए, और शिव मंदिर और ये पंचायत वार्ड भी हम जीत रहे हैं, और डाहा बंगला और विवेकानंद सबसे छोटा वार्ड है, 145 वोट शायद मेरे हिसाब से पड़े उसमें, और उस बूथ में मैं ये मान सकता हूँ कि हो सके हम 1-2 वोट आगे होंगे या पीछे होंगे विवेकानंद वार्ड में, और 6 के 6 बूथ हम जीत रहे हैं। ऐसे ही करके नेता भी अपने अंतिम बात रखते हैं कि 7 बूथों में आपका क्या दावा है, आप कितने बूथों में हैं? मैं पहले भी कह चुका हूँ, जैसे दावा कर रहे हैं, सबसे बड़ा दावा कर रहे हैं आप शिव मंदिर वार्ड में। शिव मंदिर वार्ड में मैं पहले कह चुका हूँ कि हम वहाँ पर 60 हैं, वो ये 10% निर्दलीय है वहाँ पर, और 30% भाजपा है वहाँ पर। और अन्य वार्डों में अगर जाएं तो हम हर जगह हम जो है 60 से ऊपर हैं, और 80% जो है हम ग्वालगांव वार्ड पे हैं। तो आप आकलन कर सकते हैं कि हम कितनी बड़ी जीत की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो हो गया, ये हो गया, ये कांग्रेस के अपने भाई बोलते हैं कि अगर इन परसेंट को लगा दिया जाए तो ये तो 3000 से भी ज्यादा हो गए। नहीं, ये एक तरफा जीत का दावा कर रहे हैं ना, ये तो 60% कह रहे हैं, ये ज्यादा नहीं कह रहे हैं। हाँ, तो आज की वार्ता में जो हमारा चुनावी अभियान है, धारचूला का चुनावी माहौल क्या है, इसके अंतर्गत आज सभी मेहमानों को मैं स्वागत और अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि 25 तारीख को निर्णय आ जाएंगे, कोई जीत के जश्न में होगा, कोई हार के अपने समीकरणों को तलाशेगा, समीक्षा करेगा, लेकिन आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, बीजेपी और कांग्रेस के, कि आप लोग मानसरोवर को ऐसा ही समय दें, और इन्हीं तथ्यों पर फिर से हम बात करेंगे। और जो हमारे 2 खास मेहमान थे, बड़े भाई किशन गरब्याल जी और बड़े भाई गुमान सिंह बिष्ट जी, आप दोनों का भी समय आज ही हम निश्चित करते हैं कि चुनाव के परिणाम के बाद हम फिर से एक बार बैठेंगे और इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय जनता को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज के समीकरण के आधार पर जो मेरी वार्ता हुई, क्योंकि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो उनका व्यस्त कार्यक्रम रहा होगा, उन्होंने अपनी बात कह दी है, उसको हम सुनाएंगे, लेकिन उनका दावा बहुत ही मजबूती के साथ है। उनने कह दिया है कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के साथियों को भी मैं आज इस पूरी डिबेट के बाद इनको सतर्क करना चाहता हूं कि आपकी जीत का आंकड़ा भी कम हो सकता है, और हमारा सर्वे भी जिन बूथों पर हमने बात कही है वो गलत हो, क्योंकि जनता ने अभी मत दे दिया है, वो परिणाम खुलेंगे, वो गलत भी हो सकता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आने वाले जो नगर पालिका का जो अध्यक्ष बनेगा, उसके लिए चुनौतियां लगातार बनी रहेंगी। उनके वादों को और जो जनता के बीच में उन्होंने बात कही उसको पूरा करना पड़ेगा। आज अपनी बात को हम समाप्त करते हुए आप सभी मेहमानों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। लेकिन आप देखते रहिए मानसरोवर न्यूज़ सीमांत की आवाज़ में धारचूला का चुनावी माहौल क्या है। काम करता हूं, नमन करता हूं, और आपसे कहना चाहता हूं कि जो आज आप लोगों ने अभूतपूर्व रूप से
एक निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया है, इस आशय के साथ, इस विश्वास के साथ कि धारचूला का विकास होगा, धारचूला में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। तो जिस विश्वास के साथ आप लोगों ने मेरे प्रति मतदान किया है, मैं उस विश्वास में खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होगी। उन्होंने भी लिखा था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन कम निकले। और अंत में कहूँगा कि दुनिया में जो भी गम मिलेंगे मेरे हौसलों से कम मिलेंगे। दुनिया जहाँ छोड़ दे दोस्तों, देखना वहाँ तुम्हें हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।